नमस्कार दोस्तों, लर्न टू ग्रो विथ डीएस यूट्यूब चैनल आपके लिए लेके आया है सिलेक्शन सीरीज। जी हाँ, सिलेक्शन सीरीज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे यूटेट के, और ये क्लास आपको डेली इवनिंग में 7 o'clock मिलेगी। उस समय लाइव स्ट्रीम पे आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं, सबके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। तो आज भी हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर सिर्फ ईवीएस वाले पार्ट का रहेगा आज। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने डिसाइड करा था और आप लोगों से भी डिस्कस करा था इस बारे में कि हम लोग ईवीएस से स्टार्ट करेंगे और आज हम ईवीएस का ही क्वेश्चन पेपर समझेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। मैं ये भी बताऊंगी कि उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें आपको तैयार करना चाहिए, या फिर ईवीएस के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें आपको तैयार करना चाहिए ईवीएस के से लिए, और ये हम इसी से डिस्कस करेंगे। तो एक पेन कॉपी लीजिए और साथ में शुरू हो जाइए, और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो जो बताए जाएंगे उसे भी उसके साथ नोट करिए। सभी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के पहले क्वेश्चन ही हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक के जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हल्के पदार्थ से, पहला ऑप्शन है, वे हल्के पदार्थ से बनी होती है, वे अविसी पदार्थों से बनी होती है, और ये अजैव निम्नकरणीय पदार्थों से बनी होती है, ये गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों से बने रहते हैं। कुछ इस तरह से ऑप्शंस है। देखो, अगर हम इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देखें तो इसमें आपको दिख रहा है कि डिस्पोजल्स प्लास्टिक प्लेट्स विच आर थ्रो अवे आफ्टर ईटिंग फूड शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज they are made of material of lightweight, they are made of toxic material, और सी ऑप्शन है they are made of biodegradable material and they are made of non biodegradable material। इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग आंसर को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम गरम खाना प्लास्टिक की प्लेट्स में खाते हैं तो उसमें हानिकारक केमिकल्स खाने में मिलकर हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए ये प्लेट 1 टाइम यूज के लिए होती है, और इसी अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों का बने होने के कारण हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल ठीक। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसको फिर से वॉश करके क्यों नहीं धो सकते, मतलब वॉश करके यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें जो मेन प्लास्टिक की बाहर वाली जो परत होती है वो धोने के बाद साफ हो जाती है, फिर उस मतलब क्लीन हो जाती है, और वो हार्मफुल भी रहती है फिर हमारे लिए, क्योंकि उससे क्या रहता है ना, वहाँ पे अगर उसमें आप फिर से करेंगे तो जो प्लास्टिक है वो उससे बाहर निकलने लगे, यानी छेद वगैरह होने लगते हैं, और फिर अगर उसमें पानी पड़े यानी गर्म चीज़ पड़ेगी तो फिर वो एक तरह का केमिकल बना लेती है, जो कि हमारे अगर पेट में जाएगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। ये था इसका लॉजिकल फैक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन, द मोस्ट रैपिडली डिवाइनिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड, वाटर, फॉरेस्ट, विंड, सनलाइट, ये दे रखा है, यानी जो बहुत तेजी से घटता जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में पानी पीने योग्य तो बचा ही नहीं है, फ्रेश वाटर मतलब बहुत कम रह गया है, सबसे तेजी से यही घटता जा रहा है। इसीलिए जल संरक्षण आज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। तो इसका ना राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाटर बिल्कुल ठीक होने वाला है।
ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं किस अकॉर्डिंग सॉल्व होना है। ये देखो बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, जो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सक्रेशन इन ईवीएस। तो ईवीएस में क्या मेन उद्देश्य है बाहर जा। देखो पहला ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो राइट आंसर ये इसका रह जाएगा हमारे पास। देखो दोस्तों, अगर ईवीएस में बच्चों को बाहर ले जाकर हम लोग ना चीज़ों को दिखाएंगे तो वो देखेगा चीज़ों को। इससे क्या होगा, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेगा और प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। यानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव करेगा और चीज़ों को ना ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। तो पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है विद्यार्थियों को अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, पर्यावरण का समग्रता का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। तो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो एक बात दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं या हिंदी में, क्योंकि इससे क्या होगा ना, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो एक जन देख सकते हैं आप लोग क्या करना है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए और आप पीडीएफ रीड करके आंसर्स याद करना चाहते, नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पूरा आपके पेजेस का हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यानी आंसर हाईलाइट करके मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है, एफबी पेज पे लर्न टू ग्रो विथ डीएस करके है, और चैनल पे जाके आप लिंक भी मिल सकती है आपको, जहाँ पे लिंक वाला पोर्शन है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, बट रिप्लाई सिर्फ संडे को मिलेगा। तो आप रिप्लाई का संडे तक का वेट कर सकते हैं और साथ में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और आंसर्स भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे नोट्स भी अपलोड हैं सारे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं। देखो, विद्यार्थियों को अतिरिक्त बोझ डालना, हाँ ये क्वेश्चन था पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा का एम हमसे पूछा गया है इसमें। तो देखो, अगर ना पर्यावरण शिक्षा का असली मतलब बच्चों को बोझ डालना तो हो ही नहीं सकता, बल्कि ना उन्हें यह समझाना है कि पर्यावरण एक यूनिट के रूप में कैसे काम करते हैं। उन्हें पर्यावरण के हर पहलुओं को हमें बताना है, उस पहलुओं का ज्ञान हमें देना है, ताकि वो पर्यावरण के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हो सके, समझ सकें कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ऐसा अक्सर देखा जाता है, हम लोग के साथ भी होता है। लंच टाइम के बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करता, नींद सी आती ना, तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी हो रहा है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखो, ए बोल रहा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि वो डेस्क पर सिर रखकर सो जाए। तो ये कुछ सब्जेक्ट पेडोलॉजी रहती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरह का पेपर पैटर्न है और हमें भी इसी तरह से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर देखो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। यहाँ पे हमारे पास है, जैसे देखो, जो चीज़ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप अपने सब्जेक्ट को छोड़ के मैदान में उनको खिलाने के लिए नहीं भेजेंगे, डेस्क में सिर रख के सोने को भी नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने पाठ को रोचक बनाएंगे और जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करें। और आप
आयामी बुद्धि का अपना यूज करेंगे और जो दृश्य श्रवण सामग्री है उनका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें बोला है एनसीईआरटी के की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। इसके पीछे का रीजन पूछ रहा है, ऐसा स्थान दे रखा है क्यों। पहला क्वेश्चन है विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न को शामिल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे पास बी होने वाला है। देखो एनसीईआरटी रटने के खिलाफ है। यह चाहती है कि बच्चा खुद सोचे और पर्यावरण को लेकर जिज्ञासु बने। और अभी अगर आप नई एनसीईआरटी देखेंगे ना, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती, स्टोरी टाइप में है। वहाँ पे बच्चों के माइंड को वो रटवाने से बिल्कुल दूर रख के उन्हें उनके माइंड को ओपन करके चीज़ों को सोचने के लिए उनका माइंड डेवलप हो, ऐसे काम कर रही है। तो ये ऑप्शन इसका जो बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखो आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा किस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। उसके द्वारा किस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। अवलोकन कौशल में और संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशल में, बोलने संबंधित कौशल में। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने का मेन जो उसका उद्देश्य है, आंचल ठीक है। अब देखो आंचल एक जो टीचर ही होगी वो अपनी कक्षा में 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, जांच पड़ताल वाले या कल्पना परक का प्रश्न पूछती है। मेन उसका रीजन इसके पीछे का ये है कि वो जो थिंकिंग स्किल है उसमें सुधार ला सके, बच्चों की चिंतन कौशल में का विकास कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। हम लोग इसमें सी के साथ जाएंगे और सी को ठीक करेंगे। हे प्रभु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक उद्देश्य देखिए, अ टीचर आस्क एवरी चाइल्ड टू यूज सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर होम आर मेकिंग समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। द पेडागोजी इंटरेशन ऑफ द टीचर एज नॉट टू। तो ये पूछ रहा है कि क्या नहीं है, हाँ अभिप्राय नहीं है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 वाला। इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बोला कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना और बच्चों को सृजनशीलता का विकास करना, यानी क्रिएटिव अमंग द चाइल्ड डेवलप करना, क्रिएटिविटी को डेवलप करना और बच्चों का पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। और ऑप्शन नंबर डी इसमें है हमारे पास कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु को के लिए प्रदर्शनी आयोजित करना। तो ये इस तरह का हमसे क्वेश्चन पूछा गया और इसमें पूछा था कि मेन एम क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा अभिप्राय नहीं है। तो देखो क्रिएटिविटी तो इससे डेवलप होगी ही होगी और वो पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग और रूपांतर के बारे में समझेगा भी। और कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु प्रदर्शनी आयोजित करना, तो ये भी ठीक है। तो इसमें ना ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है जो बिल्कुल ठीक होगा। एक बार इसको रीचेक करते फिर बताते हैं आपको।
बिल्कुल, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा। देखो उससे ना मेन फोकस जो टीचर का रहेगा बच्चों की स्किल को, क्रिएटिविटी को बढ़ाना रहेगा, और इससे बाकी जो सी और डी ऑप्शन है इसका ज्ञान तो उन्हें होगा ही होगा। प्रदर्शनी लगा के हम बाकी लोगों को भी मोटिवेट, बाकी बच्चों को भी कर सकते हैं कि आप भी इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। तो इकोसिस्टम पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है संसार का। तो देखो जो सागर, ओशियन है, वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अब इस तरह के सवाल ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं, तो हमें चीजों को याद रखना है। आप याद रखिए कि पृथ्वी का लगभग जो 71% हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। कितना परसेंट बोला मैंने? 71%। तो इसे नोट भी करिए, 71% क्या है? पानी से ढका हुआ है। समुद्र ना केवल सबसे बड़ा है बल्कि यह सबसे स्थायी भी है, इकोसिस्टम भी माना जाता है। तो आप इसको समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का पहले नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें कान्हा, पेरियार या फिर कॉर्बेट, राजाजी। तो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये 1936 में बना है, और हमारे लिए ये प्राउड फील है कि ये हमारे उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलता है। इसका पुराना नाम हेलिस नेशनल पार्क था। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब देखो, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, क्योंकि देखो पहला है, इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, यह पर्यावरण हितैषी है, यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो देखो आदर्श ईंधन वाली बात नहीं है, और पर्यावरण हितैषी तो है भी नहीं, आसानी से आग पकड़ लेती है, भाई ऐसा भी नहीं है। जिसने गांव में काम करा है लकड़ियों में, तो उन्हें पता है कैसे आग पकड़ती है और कितना मुश्किल है चीजों को करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है ना, और कम कीमतों पर, जरूरत भी नहीं है हमें खरीदने की, तो नीड ही नहीं है, हम आसानी से जंगल से प्रोवाइड हो जाती है वो। तो अब मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी हम रोक यानी फिर प्रिजर्व या फिर रोक कैसे लगा सकते हैं सॉइल इरेशन, मृदा अपरदन पर। पहला है वनों का विकास करके, वनों की कटाई, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करके, या जंतुओं द्वारा अतिचरण से। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो दोस्तों, जैसे ना पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कस कर पकड़ती हैं, और इससे बारिश पर पानी उसे बहा नहीं पाता। तो मेन आपने अगर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, तो मेन रीजन यही है। और जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी जड़ें हैं मिट्टियों को कस कर पकड़ती हैं, और जो बारिश का पानी है इस कारण जो मिट्टी को अपने साथ बहा नहीं पाता है। तो वनीकरण यानी जो हमारे पास अधिक से अधिक अगर हम वन लगाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा एक बड़ा समाधान निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वनों का अगर हम विकास करेंगे तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सॉइल इरेशन की। तो ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 133 में पूछ रहा है, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लांट वॉज लॉन्च इन, कब लॉन्च हुआ था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1986 हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी योजना थी, और वहाँ पे उस टाइम पे जो तत्कालीन हमारे पीएम थे जिन्होंने इस योजना को लॉन्च करा, वो थे
राजीव गांधी उस टाइम पे पीएम थे, राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने इस योजना को लॉन्च करा था। तो ये एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है हमारे पास 1986। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है, तो मेजरमेंट कैसे हो रहा है बोल रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव यानी एसआई यूनिट बतानी है आप लोग को, मेन लॉजिक यही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें अगर रेडियो एक्टिवता की, तो एक सेकेंड, हाँ, रेडियो एक्टिवता की तीव्रता की, तो रेडियो इसमें कुछ आप पॉइंट्स और लिख सकते हैं कि रेडियो धर्मिता की खोज जो करी थी वो मैडम क्यूरी ने की थी, इसीलिए उन्हीं के सम्मान में, ठीक है, उन्हीं के सम्मान पर इसकी जो एसआई यूनिट पड़ी, इसकी जो खोज करी है वो मैडम, लिख देना, मैडम क्यूरी ने करी है। उन्हीं के सम्मान पर इसका नाम या फिर इसकी एसआई यूनिट हमने क्यूरी रखी गई है। जैसे हम पढ़ते हैं ना ओम, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की रखी गई है एसआई यूनिट ओम, तो वो भी इसी ऐसे ही कुछ रीजन है। अब 135 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है माइकोराइजा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है पूछ रहे हैं हमसे। साइकस में, गुलाब में, पाइनस यानी चीड़ में, या फिर बुरास में। तो इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा चीड़ में, पाइनस में। देखो यह ना एक जो होता है हमारे पास माइकोराइजा, ये एक कवक और पाइनस की जड़ों के बीच एक सहजीवी बंधन होता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जो पेड़ को जमीन से पोषण लेने में मदद करता है। तो ये हमारे पास कवक और पाइनस की जड़ों में पाया जाता है। पाइनस यानी हमारे उसको बोलते हैं चीड़ बोलते हैं, उसकी जड़ों में पाया जाता है। और ये इसका काम क्या है, अगर कभी इसका काम भी पूछ लिया गया ना, तो काम क्या है, तो ये जमीन से पोषण लेने में मदद करता है, जमीन से पोषण लेने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है टीनिटस रोग में होता है, तो ये पूछ रहा है कि टीनिटस रोग से, डिजीज से क्या इफेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है कान में निरंतर घंटी की आवाज आती है। अगला है कम दृष्टि, सूखी त्वचा, हृदय की धीमी धड़कन। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ना, ये अक्सर बहुत ज्यादा शोर में रहने के कारण होती है, जिससे व्यक्ति के कानों में गूंजे सुनाई देती है ना, आवाजें ऐसी सुनाने देने लगती है जैसे कोई घंटी बज रही होगी, ऐसा कुछ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। याद रखिए आपको पूछा है नॉट। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्स किरण, और अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO, या फिर गैस, या फिर हमारे पास SPM पार्टिकल्स या SCO गैस, इस तरह से। तो जो एक्सरेज होती है ना, वो एक प्रकार की विकिरण रेडिएशन है, जबकि जो अदर हमें ऑप्शंस दे रखे हैं हवा को गंदा करने वाली गैसें और कण हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो है वो पॉल्यूशन करती है वायु को, और लेकिन जो ए है वो एक्स रेज हैं, यानी रेडिएशन करती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ए हमारे लिए इसमें ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। और प्रदूषक पूछते तो ये सारे प्रदूषक हैं भाई, वायु प्रदूषक गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है। ये हिम से यहाँ पे यार, अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे होगे तो आइज है, यहाँ लिटिल आइजेज के लिए उत्तरदायी कारक पूछ रहे हैं इसका।
पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण। और इसी तरह से जो अगले ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो अगला ऑप्शन हमारे पास ज्वालामुखी धूल है, अत्यधिक यातायात वाहन है, या फिर ध्वनि प्रदूषक है। तो ये चीज़ें ना कुछ ऐसे चलती हैं, आप तो चीज़ों को समझें। जब बड़े ज्वालामुखी फटते हैं तो धूल के कण आसमान में एक मोटी परत बना लेते हैं। जब बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं तो धूल के कण एक मोटी परत बना लेते हैं, और ये जो धूल के कण है वो सूरज की किरणों को धरती में आने से रोकते हैं और उन्हें वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान गिर जाता है और हिम युग जैसी ठंड हो जाती है। तो ये चीज़ें थी, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो बहुत सारी धूल के कण की एक परत बन जाती है, और जिससे हमारे जो है सूरज की किरणें वो परत क्या करती है, वापस भेज देती है, और मौसम में क्लाइमेट चेंज आएगा और उस ठंडा हम जैसा होने महसूस होने लगेगा। तो ये इसका राइट आंसर ज्वालामुखी धूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 139 वाले में। इसमें पूछ रहा है रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए पूछ रहा है कि गहरा तालाब, यानी तालाब बहुत गहरा है, मछलियां के मरने का कारण ऐसा है बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और सी है कि पक्का तालाब, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो, जो तालाब में पानी तालाब बनाकर और उसमें पानी भरकर उसमें मछली डालते हैं, तो देखो मेन रीज़न उसमें है ना, अगर जो पानी है, पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना कंपलसरी है, तभी तो उसमें जो जीव हैं वो जीवित रहेंगे। इसीलिए जो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण ऐसा हुआ है कि जो मछलियां हैं वो हमारे पास जीवित नहीं रह पाई हैं। अगला क्वेश्चन है सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी राइजोबियम जीवाणु, और ऑप्शन नंबर डी है जो है हमारे पास श्वसन गुणांक। तो इस तरह से है। तो दोस्तों पहले ना पूरी प्रोसेस को समझते हैं। होता क्या है, मटर के पेड़ के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, वायु से, हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिला देता है। यानी वो हवा से, एयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस है N2, उसको लेता है और उसको किस में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी में मिलाने के कारण जो होता है, मिट्टी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाती है, जिससे अगली फसल की जो पैदावार है या फिर फसल की पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है बिना किसी खाद के। तो राइट आंसर इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेन रीजन है राइजोबियम बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना मटर के खेत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, पहला बोल रहा है। और अगला बोल रहा है कि सभी समूह मृदा एक प्रमुख संसाधन है, ये भी ठीक है। और अगला है कि सभी समुदाय एवं संस्कृतियां मृदा पर आधारित हैं। तो देखो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भोजन और लकड़ी का प्रमुख आधार भी मिट्टी है और एक प्रमुख संसाधन तो है ही है, और हर एक समुदाय या फिर हर एक संस्कृति इसी पर आधारित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिना किसी डाउट के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप ये बताना कि पेपर पैटर्न कैसा है कमेंट में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा धरती
के क्रस्ट पर सबसे प्रमुख तत्व है। तो इसमें देखो कुछ तत्व के नाम आपको दे रखे हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर कौन सबसे प्रमुख है पूछ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम है हमारे पास, लोहा, ऑक्सीजन और ये सिलिकॉन है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहती है हमारी क्रस्ट पर और वो हमारे 46.6% रहती है। आप परसेंट भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है। तो अक्सर हम लोग सिलिकॉन समझते हैं लेकिन ये रहता नहीं है। 46.6% ऑक्सीजन ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि किस तरह का सबसे अधिक पाया जाता है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय नर्म सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन या फिर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पूछा गया है। तो जो सही ऑप्शंस पे जाने से पहले कुछ चीजें समझते हैं हम। दोस्तों देखो होता कुछ ऐसा है ना, इस तरह के सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और भारत में ना जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वनों का है और इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। तो जो ये वन है इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखिए, मानसूनी वन क्यों कहते हैं इसके पीछे का आपको लॉजिक भी बताते हैं। क्योंकि जो ये पेड़ है पानी की कमी होने पर साल में एक बार अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं। तो इस बात को समझिए, इस तरह के जो वन है वो पानी की कमी होने के कारण साल में एक बार अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। अगर हम इनके प्रमुख वनों की बात करें तो जैसे आपने देखे होंगे सागौन के या फिर साल के ये वन होते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। और इसमें से भी ना जो इमारती लकड़ी है बहुत प्रसिद्ध है इन वनों में इसकी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी के तरफ जाना है हमको, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 144। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया का पहला चरण। अगर कोई प्रजाति ना सबसे पहले विलुप्त हो रही है तो वो किस स्तर से विलुप्त होगी। वो बोल रहा है कि इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पारिस्थितिकी विलोपन, सामूहिक विलोपन होगा या फिर स्थानीय विलोपन होगा या फिर जैविक विलोपन होगा। तो दोस्तों समझो बात को, जब भी कोई जीव या प्रजाति पूरी दुनिया में खत्म होने वाली होती है तो उसकी शुरुआत ना लोकल से होती है। यानी इसका मतलब है कि वह जो प्रजाति है वो किसी एक खास इलाके या क्षेत्र से गायब हो जाती है और जब वो धीरे धीरे हर जगह से गायब हो जाती है तो आखिरी में उसकी समाप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, स्थानीय विलोपन। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है। तो जल के बारे में सत्य बोल रहा है वैश्विक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर, इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस और किस तरह से हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल जो है वो प्राप्त नहीं है। अच्छा ठीक है। अगला है कि हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो इस तरह के हमको इसमें ऑप्शन गिवन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखो प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद है फिर भी इसकी कमी है। तो इसका जो बहुत जो
अच्छा रीजन है वो ये समझ सकते हैं कि जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें 71% हिस्सा वाटर है, लेकिन वो सारा पानी पीने लायक है ही नहीं। इतना पॉल्यूशन हो गया भाई, पानी बचा ही नहीं है पीने लायक, साफ पानी है ही नहीं, फ्रेश वाटर। तो मेन रीजन यही है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमें सही करना पड़ेगा कि पानी तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, 71% वाटर है, लेकिन वो पीने योग्य है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उपलब्ध करता है? याद रखिए अधिकतम नहीं न्यूनतम बोला है, तो डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और फिर अगला है कैरोसिन। तो एक आपको बहुत इंटरेस्टेड बात बताते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो देखो हाइड्रोजन गैस जब जलती है ना H2 जलने के बाद ये जल वाष्प बन जाती है, वाटर वेपर बनती है, ना कि किसी तरह का कोई पॉल्यूशन करती है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन है ये एक, इसको हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। याद रखिए ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन को फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? तो ऐसा देखो जो पौधे हैं और कवक है, बैक्टीरिया है, ह्यूमस है, इस तरह के आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। पारिस्थितिक तंत्र के में दो तरह के घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक और होते हैं एक अजैविक घटक। जैसे पौधे हैं, कवक है, बैक्टीरिया है, ये सारे जीवित हैं, तो ये हमारे जैविक घटक के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमस है वो मिट्टी में निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग हिस्सा है मिट्टी का, इसीलिए ये अजैविक घटक के अंदर आएगा। और आपसे जैविक नहीं अजैविक घटक ही पूछे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ह्यूमस होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर या फिर अमावस्या में के अल्सर। दोस्तों जो यूवी रेज होती है ना वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षण तंत्र होता है, इसको ये क्षति पहुंचाती है। और साथ ही साथ स्किन कैंसर के इसका भी इससे खतरा होता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके अंदर हम ए को, फर्स्ट को और थर्ड को रखेंगे। अब कुछ चीजें और समझते हैं। तो ओजोन परत हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें इस खतरनाक किरणों से बचाती है। तो हमें ओजोन लेयर, हम बोलते हैं ना ओजोन लेयर में छिद्र हो गया यूवी रेज के कारण, ओजोन की जो परत है ना ओजोन की, वो हमें इस खतरनाक रेज से, यूवी रेज से बचाती है। तो राइट आंसर हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांत को, हृदय को, किडनी को, मस्तिष्क को। तो दोस्तों जो पानी में ना फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है तो उससे फ्लोरोसिस याद रखिए क्या है, फ्लोरोसिस डिजीज होती है, जिसके कारण हमारे दांत हैं वो पीले और कमजोर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दांतों को प्रभावित करता है फ्लोराइड पॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं आगरा में ताजमहल को अत्यधिक प्रभावित करने वाला प्रदूषण का प्रकार। तो ऐसा कौन सा प्रदूषण का प्रकार है जो आगरा में ताजमहल को अत्यधिक प्रभावित करता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर शोर प्रदूषण। तो दोस्तों
होता है ऐसा है ना, अब वहाँ पे ताजमहल के आसपास जितनी भी रिफाइनरीज हैं उससे निकलने वाली गैसेस हैं, जिसके कारण एसिड रेन होती है। एसिड रेन के कारण जो ताजमहल के संगमरमर है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसका मेन रीजन हो जाएगा हमारे पास एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आज की सिलेक्शन सीरीज की पहली वीडियो। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लग रही है वीडियो, क्या क्वेश्चंस को इसी तरह से डीपली समझाना है या फिर सिर्फ हमें आंसर्स और क्वेश्चंस पढ़ने और आंसर सॉल्व कर देने हैं, जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल को इसी तरह की सेम वीडियो में और सेम टाइम पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है कंटेंट।